हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगीरा मैम। ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस फॉर एचएससी बोर्ड्स का फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो फाइनेंस क्या होता है कि बिजनेस में जो पैसा हमें लगता है उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस। मतलब बिजनेस अगर मेरे को चालू करना है तो लगेगा पैसा, विच इज़ कैपिटल। हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, विच इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो उसमें से जो कैपिटल है ये होता है हमारा फाइनेंस। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारे पास फाइनेंस ही नहीं है, तो हम लोग वो बिज़नेस नहीं चला सकते, क्योंकि एवरी बिजनेस नीड्स सम और दी अनदर। मतलब थोड़ा पार्ट हो जाए या ज़्यादा पार्ट हो जाए, फाइनेंस ये लगता ही है। सो इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस में पहला इंट्रोडक्शन है टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है कि एक मनी है जिसको हम लोग मैनेज करें मतलब बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको सेल करके उस पर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। सो मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। मतलब मनी एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर अभी का टाइम, जो हमारा अभी का टाइम चल रहा है या फिर हमारा अभी का जो जनरेशन है, उस हिसाब से अगर 2025 में या फिर 24 बोलो, आगे भी पीछे बोलो, पैसों के बगैर कुछ नहीं होने वाला है। सो मनी इज़ व्हाट, आर्म और लेग। अगर हम लोगों के पास है तो अच्छे से यूज़ करो, या अगर अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए तो उसको लूज़ कर दो। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या है? डील्स विद द रेजिंग एंड द यूजिंग ऑफ द फाइनेंसेस बाय कॉर्पोरेट। मतलब क्या है कि पैसा रेज करना, बिजनेस में जो पैसा लगने वाला है उसको अरेंज करो और उसको यूज़ करो। कहाँ पे यूज़ करो? तो हमारे बिजनेस में फिनांस करो, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज या फिर हमारी कंपनी चला के उसमें से प्रॉफिट अर्न करके जो पैसा आएगा उसको और वापस बिजनेस में डालेंगे, या फिर वाइस वर्सा कुछ और चीज़ें भी उसमें हो सकती है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। सो बेसिकली कॉर्पोरेट फाइनेंस का डेफिनेशन क्या है? कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विद द एक्विजिशन एंड द यूज ऑफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस कॉर्पोरेशन। मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है? डील करता है किस पे? प्राइमरी या फिर बेसिक्स पे, किसके? एक्विजिशन मतलब क्या? कुछ तो एक्वायर करना। एंड यूज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस कॉर्पोरेशन, मतलब जो पैसा मैंने बिजनेस में डाला है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, उसको अच्छे से यूज करना। तो ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है ये 2 डिसीजंस या दो चीज़ों पे बेस्ड है। पहला है फाइनेंस डिसीजन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो फाइनेंस डिसीजन क्या होता है? फर्म हैज़ अ मल्टीपल चॉइसेस ऑफ द फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ द बैंक एंड द पब्लिक डिपॉजिट। मतलब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो पैसा है वो अच्छी तरह से कहीं तो भी इन्वेस्ट कर देंगे, या तो पब्लिक डिपॉजिट हो जाएगा या लोन्स इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन हो जाए, कुछ भी। मल्टीपल चॉइसेस से हम लोग फाइनेंसेस वो अरेंज कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं बिजनेस में। मतलब पब्लिक से डिपॉजिट ले लो, शेयर्स में डाल दो, म्यूचुअल फंड्स आ गए, फिर स्टॉक्स आ गए, ये सब। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वन बिजनेस गेट्स एन एक्सेस कैपिटल टू डिसाइड द इन्वेस्ट ऑफ द सेम इन द हायर रिटर्न्स इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। मतलब अभी मेरे पास पहला पैसा था, मैंने पैसा बिजनेस में डाला, बिजनेस चलाया, प्रॉफिट मिला मतलब ज़्यादा पैसा है। अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो वो पैसा कहीं तो मैं भी इन्वेस्ट करूँगी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स मैं क्यों करती हूँ? ताकि मैं कहीं तो भी मेरा पैसा डालूँ और उसके अगेंस्ट कुछ तो एक तो अच्छा या सबसे अच्छा या ज़्यादा रिटर्न्स आए। तो अभी देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो फर्स्ट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। मतलब अभी मेरे पास अगर अच्छा सा फाइनेंस हो तो मेरे को डिसीजंस अच्छे होंगे कि मेरे को बिजनेस कौन सा निकालना है, कहाँ निकालना है, छोटा बड़ा बिजनेस क्या होगा, या फिर उसमें से जो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा वो भी मैं कहाँ पे डाल सकती हूँ, या फिर देयर मे बी नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स बट द मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द बेस्ट वन। मतलब मेरे को प्रॉफिट कमाना है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है, मैं कुछ भी यूज़ कर सकती हूँ। हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस है बिजनेस के और मैं कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, पर उसमें से उन ऑल्टरनेटिव्स या उन ऑप्शंस में से मेरे को सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हेल्प इन रेजिंग द कैपिटल फॉर द प्रोजेक्ट। कॉर्पोरेट फाइनेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पैसा होगा तो बिजनेस कर सकते हैं। सो कैपिटल रेस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कैसे रेस कर सकते हैं? खुद का पैसा लाएंगे, या तो लोन लेंगे, या तो शेयर्स में मतलब कंपनी में शेयर्स इशू करा देंगे, डिवेंचर्स इशू करा देंगे, बॉन्ड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है कि अगर कुछ कंपनी में कभी कभी कैसा रहता है कि मार्केट में कुछ नई चीज़ें आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं, सोचते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो हम लोग को यूज़ करते हैं, वरना नहीं करते। वैसे बिजनेस में भी हम लोग क्या कहते हैं, रिसर्च करते हैं और हमें क्या चेंजेस करने चाहिए, किस हिसाब से ग्रो करना चाहिए, ये सारी चीज़ें देख के हम लोग क्या कहते हैं, रिसर्च करते हैं और
डेवलप करते हैं हमारी कंपनी को भी। तो यही चीज़ें फिनेंस में भी होती है। नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस फॉर्म। अगर ऑलरेडी मैंने क्या किया कॉर्पोरेट फाइनेंस, मतलब मैंने क्या किया बिजनेस पे फाइनेंसेस अरेंज किए। पैसा क्यों लगता है? तो पहला रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए, दूसरा जो एम्प्लॉयज़ काम करेंगे उनको सैलरीज देने के लिए, तीसरा कुछ एक्सपेंसेस होगा, रेंट हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया। तो ये सारे एक्सपेंसेस फुलफिल करने के लिए तो लोगों को क्या लगेगा? पैसा लगेगा। पैसा है तो अच्छा क्वांटिटी में पैसा है और हम लोगों को मालूम है वो किस हिसाब से यूज़ करना है, तो वो क्या होगा, एक स्मूथली वो बिजनेस रन करने हमें हेल्प करेगा। फिर आता है ब्रिंग्स द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस एक्टिविटीज़। मतलब बिजनेस में कुछ एक ही चीज़ नहीं होती है। बिजनेस बोला तो सिर्फ मैं गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं करूँगी, मैं टैक्सेस भी भरूँगी, मैं एक्सपेंसेस भी करूँगी, मैं बिज़नेस पूरा मैनेज भी करूँगी, राइट। सो इसमें प्रोडक्शन आ गया, फिर परचेसिंग आ गया, सेलिंग आ गया, एडवर्टाइजमेंट आ गया, तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है। नेक्स्ट आता है प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। बिजनेस अगर नई टेक्नोलॉजी आई, नई टेक्निक्स ला लो बिजनेस में, एक्सपैंड कर दो, डाइवर्सिफाई कर दो, कुछ चेंजेस करने तो कर दो। बिजनेस मैन शुड ऑलवेज बी रेडी कि कुछ भी चेंजेस हो मार्केट में तो वो हमारे बिजनेस में होने चाहिए। नेक्स्ट आता है मैनेजिंग रिस्क। बिजनेस बोला तो रिस्क होने वाला है, आज प्रॉफिट है तो कल भी प्रॉफिट होगा, ऐसे नहीं आज प्रॉफिट है तो कल लॉस भी हो सकता है, तो वो दोनों भी चीज़ें मैनेज करना आना चाहिए। सेल अगर कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, नेचुरल कैलामिटीज़ आ सकते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे काफ़ी सारे बिजनेस वगैरह भी बंद हो चुके थे, जॉब्स चले गए थे, तो ऐसे रिस्क वगैरह भी होते ही है, तो वो भी हमें मैनेज करने आना चाहिए। रिप्लेस ओल्ड एसेट्स। अभी पुराने एसेट्स अगर आउटडेटेड हो गए हैं या फिर स्लो रनिंग है या ख़राब हो गए तो उसको चेंज करना आना चाहिए, नए एसेट्स हम लोग ला सकते हैं। पेमेंट ऑफ द डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। ओके, सो बेसिकली अभी ये नया पार्ट है डिविडेंड और इंटरेस्ट। जो हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अलग अलग पार्ट्स में। तो फर्स्ट हम लोग इन्वेस्टमेंट्स जब भी करते हैं कंपनी में, हम लोगों को जब भी कैपिटल की ज़रूरत होती है तो वो तो या तो शेयर्स के फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं या डिबेंचर्स या लोन के पार्ट में ले सकते हैं, राइट। सो शेयर्स पे जब भी लेते हैं तो वो लोगों को मिलता है डिविडेंड। जैसे रिटर्न्स बोलते हैं ना, अगर आपको मैंने बोला आप मेरे कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट करो तो आप पूछोगे ना क्या रिटर्न्स मिलेगा, डिविडेंड रिटर्न मिलेगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट, उसका नाम होता है डिविडेंड। और डिवेंचर्स और लोन ये टाइप का लोन है तो इनको मिलता है इंटरेस्ट। फिर आता है पेमेंट ऑफ द टैक्सेस। हम लोग अलग अलग टैक्सेस पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया। बिजनेस बोला तो टैक्स तो पे करना ही है, तो ये अलग अलग टाइप्स के टैक्सेस हम लोग पे करते हैं। सो नेक्स्ट है कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिसीजन। हम मतलब बिजनेस में क्या लगेगा, पैसा, पैसे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो ये जो कैपिटल हमारी रिक्वायर्ड होती है बिजनेस में, बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, कुछ भी करना हो कैपिटल लगने ही वाला है, राइट। सो ये जो कैपिटल होता है वो बिजनेस का फ्यूचर के हिसाब से वो हम लोग देखते हैं, बाबा अभी मेरे को इतना चाहिए पर फ्यूचर में मेरे को उसमें से कितने रिटर्न्स आएंगे, क्या आएंगे, या फिर मेरे को फ्यूचर में कुछ और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं है, सब चीज़ें इसमें देखी जाती है। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट बेसिकली फर्स्ट पार्ट है फिक्स्ड कैपिटल। कैपिटल दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिक्स्ड एंड करंट। तो फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि एक बार वो बिजनेस में आया ना पैसा, वो वापस नहीं जाने वाला है बाहर, कितना भी कुछ भी कर लो, वो पैसा बिजनेस में आया तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टमेंट, मतलब लॉन्ग टर्म वाला कैपिटल। जैसे असेट्स आ गए या फिर इक्विटी शेयर्स आ गए, इक्विटी शेयर्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इक्विटी शेयर्स आ गए या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें आ गई जो लॉन्ग टर्म या परमानेंटली मेरे बिजनेस में ही रहने वाली है, ये सारे होते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल के फैक्टर्स क्या है, पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। मतलब मेरा जो फिक्स्ड कैपिटल रहेगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करेगा मेरा बिजनेस का नेचर कैसा है। मतलब मैं मैन्युफैक्चरिंग कैसे करती हूँ, पब्लिक यूटिलिटीज़ कैसे यूज़ करती हूँ, फिक्स्ड असेट्स मेरे कैसे एक्वायर होते हैं, ट्रेडिंग किस हिसाब से होता है, इन्वेस्टमेंट्स किस हिसाब से आते हैं, साइज़ ऑफ बिजनेस, अगर छोटा बिजनेस है तो छोटा कम कैपिटल लगेगा, मीडियम बिजनेस तो मीडियम कैपिटल, बड़ा होगा तो ज़्यादा कैपिटल लगेगा। स्कोप ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस मतलब क्या कि जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज स्केल पे, मतलब हमारा जो बिज़नेस है उस पर जो भी पैसा लगता है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे या फिर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे। मतलब जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे होता है वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी हमारे जो बिज़नेस की चीज़ें हैं वो अच्छे से हैंडल करेंगे विद द यूज़ ऑफ दैट कैपिटल। फिर आता है एक्सटेंट और ऑफ लीज और रेंट। अच्छा, अभी लीज और रेंट,
दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस रेंट क्या होता है कि हम लोग ईयरली मंथली वगैरह रेंट देते हैं, और लीज़ होता है कि मैं पूरा लमसम एक साथ ही उसको ये क्लियर आउट करके कुछ पर्टिकुलर 10 साल 15 साल के लिए वो जगह खुद के नाम पे कर दूँगी। फिर उसमें अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, तो उसमें कुछ कुछ रहते हैं कि जिसमें उसमें मैं कुछ भी चेंजेस कर सकती हूँ अदर देन सेलिंग। मैं एक बार लीज़ पे लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सेल करूँगी, बट वो चीज़ अगर लीज़ पे ली तो दो ऑप्शंस होते हैं, दो तीन कुछ होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन होता है कि अगर आपने लीज़ पे लिया तो उसका कुछ भी होगा वो उसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दूसरा होगा कि मैं बस चलाऊंगी, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ओरिजिनल ओनर है उसकी होगी। तो ऐसे अलग अलग उसमें भी टाइप्स होता है। रेंट इज़ लाइक नॉर्मली हम लोग जो मंथली वगैरह रेंट देके कोई चीज़ लेते हैं या कहीं पे रेंट पे रहते हैं वैसा होता है। फिर आता है अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। अभी सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जहाँ पे हमारे जो प्रोडक्शंस होते हैं, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज रॉ मटेरियल खरीदना, फिर उसको प्रोडक्शन में डालना। तो कभी कभी क्या होता है, अभी चलो बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे सीमेंट लगेगा, फिर वीट लगेगा, उसके बाद मिट्टी लगेगी, रेती लगेगी, और काफ़ी सारे केमिकल्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बाम्बूज लगेंगे, राइट। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को लगेंगी। तो हर चीज़ एज अ मेरा बिजनेस, अगर मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, हर चीज़ मैं अकेली ला सकती हूँ क्या? नहीं, मेरे को कॉस्ट बहुत बढ़ेगा। तो वो कॉस्ट कम करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल गिव अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मेरे ही कॉन्ट्रैक्ट में एक ने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया और मैंने किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि बाबा मेरे को ये काम करना है, तू बाम्बूज अरेंज कर, तू सीमेंट अरेंज कर, तू ये अरेंज कर, तो मैं क्या करूँगी, दूसरों को भी छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स दूंगी मेरे कॉन्ट्रैक्ट में से। तो उसको बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर आता है एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स। मतलब जो पुराने असेट्स होते हैं जो हम लोगों को सेकेंड हैंड या लो प्राइस में मिलते हैं पर अच्छी क्वालिटी में होते हैं, हम लोग वो भी एक्वायर कर सकते हैं। एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन द कंसेशनल रेट। गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करती है। अगर विमेंस के नाम पे बिजनेस होगा तो गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ उनको सर्विसेज मतलब सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, कुछ तो बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि वो काम कर पाए और आगे जाके वो बिज़नेस और अच्छे से बढ़ पाए। सो गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ डिस्काउंट वगैरह हो जाता है। फिर आता है इंटरनेशनल कंडीशन। इंटरनेशनल मतलब हम लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, तो वो टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है किस हिसाब से वर्क करता है। तो कंपनीज एक्सेप्टिंग वॉर मे डिसाइड टू इन्वेस्ट द फंड्स इन एक्सपैंड बिफोर द शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स। अभी देखो पहले कैसे थे कि अभी बिजनेस भले हमारे हो, इंडिया में हो या कहीं और भी हो, कभी कभी इंडियन बिजनेसेस आउटसाइड कंट्री भी हम लोग सेटअप करते हैं, या आउटसाइड कंट्री का बिजनेस भी हमारे यहाँ पे, जैसे मैकडोनल्ड्स आ गया, डोमिनोज आ गया। तो ये सारे इंटरनेशनल कंडीशन कभी कभी, ठीक है, हम लोग नए नए बिजनेसेस एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट करते हैं, बट उसके अलावा उसको एक्सपैंड करना है, कभी कभी वॉर हो जाता है, तो वो टाइम पे भी अलग अलग कंडीशंस एंड बेसिस पे वो वर्क करता है। फिर आता है ट्रेंड इन इकोनॉमी। ट्रेंड इन इकोनॉमी क्या होता है कि इफ़ future of the company is anticipated to be bright, if it gives a green signal to the business, entrepreneur can to carry out all sort of expansions of the business। मतलब क्या कि नई नई इकोनॉमी के ट्रेंड्स आते हैं, तो अगर नए हैं, अच्छे हैं और उसको हम लोग अच्छे से अडॉप्ट कर पा रहे हैं, तो हम लोगों को हमारी जो बिज़नेस है वो अच्छे से ग्रो और इन्वेस्ट हो पाए, उस पर हम लोग अच्छे से फोकस कर सकते हैं। फिर उसमें हम लोग एक्सपेंस वगैरह भी कर सकते हैं। फिर आता है पॉपुलेशन ट्रेंड। पॉपुलेशन ट्रेंड मतलब व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीजेस एट द हाई रेट, सर्टन मैन्युफैक्चरर्स फाइंड द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड द बिजनेस। मतलब कुछ भी अगर बिजनेस में पॉपुलेशन मतलब जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, अभी इंडिया में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो कुछ चीज़ों की डिमांड भी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली उसका प्रोडक्शन भी बढ़ते ही जा रहा है, और दैट इज़ नोन एज पॉपुलेशन ट्रेंड। फिर आता है कंज्यूमर प्रेफरेंस की तरफ। कंज्यूमर प्रेफरेंस मतलब क्या कि जहाँ पे हम लोग कंज्यूमर की क्या डिमांड है, मोबाइल फ़ोन किस हिसाब से चाहिए, या फिर ये गुड्स किस हिसाब से चाहिए, क्या टेस्ट है, क्या हैबिट है, ये सारी चीज़ें देख के हम लोग जब एक बिज़नेस वगैरह चलाते हैं तो उसको उसके कंज्यूमर के प्रेफरेंस से उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्रेफरेंस। फिर आता है कम्पिटिटिव फैक्टर। हर बिज़नेस के लिए कुछ ना कुछ अभी कॉम्पिटिशन है, राइट। मतलब अगर मैं एक गुड्स बना रही हूँ तो ऐसे नहीं कि मैं अकेले वो मार्केट में, मेरे जैसे और बहुत सारे वो मार्केट में वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, तो उनको कंपटीशन है। तो ये कंपटीशन हेल्दी वे में किस हिसाब से हम लोग कर पाएंगे उस पर देखा जाता है। अभी आता है वर्किंग कैपिटल। करंट कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स क्या था, फिक्स में था जो सालों साल परमानेंटली हमारे पास कंपनी में रहेगा, दैट इज़ नोन एज
दैट इज नोन एज फिक्स कैपिटल। अभी आते हैं वर्किंग कैपिटल, जो 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है। मतलब कैपिटल विच इज़ कैरीड आउट फॉर द डे टू डे बिजनेस, मतलब मैंने अगर बिजनेस में पैसा लाया, मैंने अगर बिजनेस के लिए मशीनरी ली, वो 10 साल तो चलेगी, तो वो लॉन्ग टर्म हो गया, परमानेंट हो गया। पर अगर मैंने वो उसमें रॉ मटेरियल लाया, तो रॉ मटेरियल तो तुरंत प्रोड्यूस करके मैं सेल आउट कर दूंगी, तो वो मेरा क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया। ठीक है, तो उसको हम लोग फिर वर्किंग कैपिटल इज एक्सेस ऑफ द करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी, मतलब इसमें मेरा करंट असेट ज़्यादा होता है और करंट लाइबिलिटी कम होता है। करंट असेट्स मतलब क्या, कि जहाँ पे हमारे जो असेट्स होते हैं, जैसे कैश, फिर बैंक, फिर कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हो गया, ये सारे असेट्स होते हैं जो 1 साल के अंदर ख़त्म होते हैं। और जो करंट लाइबिलिटी क्या होता है, बिल्स पेबल हो गया, या फिर क्रेडिटर्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गई, ये सारे शॉर्ट टर्म के लिए जो यूज़ होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग करंट लाइबिलिटीज़। Thus a business firm will have arranged the capital from the following, मतलब बिजनेस में हमारा कैपिटल किस हिसाब से फॉर्म होगा, तो मेरा पहले इन्वेंट्रीज, बिल्डिंग अप द इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का मतलब क्या होता है, स्टॉक किस हिसाब से हम लोग बिल्ड करवाएंगे। दूसरा फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स एंड पेबल्स, मतलब जो पैसा मेरे को रिसीव हो रहा है या फिर मेरे को पे ऑफ करना है। कवरिंग डे टू डे ऑपरेशंस, मतलब जो डे टू डे एक्सपेंसेस मेरे बिजनेस में लगते हैं उस पर ध्यान देना है। तभी उसका डेफिनेशन क्या था, एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़, मतलब करंट असेट ज़्यादा है और करंट लाइबिलिटी कम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब इसके फैक्टर्स क्या है, तो फैक्टर्स में पहला पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस, मेरा बिजनेस किस हिसाब से, मतलब कौन से टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोड्यूस करी हूँ, या मेरा जो प्रोडक्शन है वो कॉन्स्टेंट है या नहीं है, मेरे पास असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जितनी ज़रूरत है उतनी है, और मैं मेरी जो लाइबिलिटीज़ है, मतलब मेरा जो पैसा आ रहा है और जो पैसा जा रहा है उस पर मैं अच्छे से हैंडलिंग कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। फिर आता है साइज ऑफ बिजनेस, वापस छोटा बिजनेस है तो कम कैपिटल, कम वर्किंग कैपिटल, बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ सेल्स, वॉल्यूम ऑफ सेल्स मतलब एट ए टाइम में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके सेल कर रही हो। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द साइज ऑफ अ वर्किंग कैपिटल, द वॉल्यूम ऑफ सेल एंड द साइज डायरेक्टली रिलेटेड विथ ईच अदर। मतलब क्या, कि जो भी सेल हम लोग कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल का वगैरह, तो उसमें हम लोग किस हिसाब से, मतलब अगर ज़्यादा सेल है तो ज़्यादा कैपिटल लगेगा, कम सेल है तो कम कैपिटल, क्योंकि प्रोडक्शन भी उस हिसाब से कम ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट प्रोडक्शन साइकिल ये है। प्रोडक्शन साइकिल मतलब क्या, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल ऑफ फिनिश गुड्स इनटू फिनिश गुड्स, मतलब मैंने क्या किया, कहीं से कच्चा माल लेके आई, रॉ मटेरियल लेके आई, उसको मैंने फैक्ट्री में डाला वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, और वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होकर मैंने उसको सेल कर दिया। नेक्स्ट आता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल मतलब क्या, व्हेन देयर इज अ बूम, when there is a boom of a economy, sales will increase, this will lead to increase in the investment of the stocks। मतलब बिजनेस साइकिल क्या कह रहा है कि जहाँ पे मेरी इकोनॉमी बूम हो रही है, ग्रो करी है, मेरा सेल भी इंक्रीज होगा। अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है, लोगों तक मैं पहुँच रही हूँ, लोगों को मेरा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, तो और ज़्यादा सेल होने वाला है, और उसी के साथ उसको साथ मेरे को क्या मिलेगा, एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी मिलेगा। मतलब क्या होगा, जितना ज़्यादा बिजनेस उतना ज़्यादा सेल, उतना ज़्यादा प्रॉफिट्स। फिर आता है टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेलिंग, मतलब कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जैसे कि मैं उधारी पे सेल करूँगी या कैश पे सेल करूँगी, कौन से किसको सेल करूँगी, मेरा वर्किंग कैपिटल क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। फिर आता है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट का मतलब होता है उधारी। अभी हमारी उधारी होती है, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज परचेस किए या सेल किए, तो मेरे को या तो वो मैं कैश में करूँगी या फिर उधारी पे करूँगी, तो उधारी पे जो होता है उसको बोलता है क्रेडिट। पर वो क्रेडिट कितने लेवल तक देना है वो हमारे ऊपर रहता है, क्योंकि ऐसे नहीं कि सब कुछ अगर क्रेडिट पे ही दे दे, सब कुछ उधारी पे ही दे दे, तो मेरे पास पैसा ही नहीं बचेगा, तो मैं आगे का खर्चा कैसे चलाऊंगी। सो कैश में भी होना चाहिए और क्रेडिट में भी होना चाहिए। फिर आता है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। ग्रोथ एंड एक्सपांशन मतलब क्या, ग्रोथ मतलब क्या कि क्वांटिटी वाइज ग्रो करना बिजनेस, और क्वालिटी वाइज ग्रो करना एंड क्वांटिटी वाइज एक्सपैंड करना। मतलब बिजनेस अभी अच्छा हो रहा है, चलो ग्रो करते हैं, बढ़ाते हैं, एक्सपैंड करते हैं कंटिन्यूसली, उसके लिए फंड्स भी लगते हैं उतने, और उसके लिए उतना इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सब होता है। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ द एबिलिटी। मैनेजमेंट एबिलिटी, द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड इफ देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। मतलब वर्किंग कैपिटल क्या होगा, कम प्रॉपर कब होगा, जब मेरे पास क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, किसमें, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मैं गुड्स कितने प्रोड्यूस करने वाली हूँ और कितना मैं सेलिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ, ये चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। फिर आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसमें बाहर के भी अलग अलग फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द बैंक्स प्रोवाइड यू द फंड्स एंड द फर्म्स एज द टू द फर्म्स
एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एट द नीड ऑफ द वर्किंग कैपिटल। मतलब मेरे को अगर वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है तो मैं अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन्स वगैरह भी ले सकती हूँ बिजनेस के लिए। फिर आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? A company can raise the capital from the different sources, that is owned capital और borrowed capital। मतलब या तो मैं खुद का पैसा चलाऊंगी या तो मैं किसी से लोन वगैरह में लेके वो पैसा लोन लेके वो बिजनेस चलाऊंगी। तो वो इन द शेयर कैपिटल हो सकता है, प्रेफरेंस हो सकता है, रिजर्व्स हो सकते हैं, सरप्लस होते हैं। तो प्रेफरेंस एंड इक्विटी तो आगे हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। रिजर्व्स वगैरह क्या होता है कि अभी मेरे पास 10 लाख रुपए है बिजनेस चलाने के लिए, तो मैं 10 लाख में से 7 लाख रुपए में बिजनेस चलाऊंगी, 3 लाख रुपए में बाजू में रखूंगी इमरजेंसी के लिए। तो ये इमरजेंसी के लिए बाजू में रखा हुआ पैसा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व्स। ठीक है, तो अभी उसका डेफिनेशन क्या है? अ कॉम्बिनेशन बिटवीन द सोर्सेज ऑफ द कैपिटल यूज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द मिक्स्ड कैपिटल। मतलब मैंने इक्विटी भी लिया, प्रेफरेंस भी लिया, लोन भी लिया, खुद का ओन कैपिटल भी है, रिजर्व्स भी है, सारी चीज़ें अगर एक साथ आती है तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड कैपिटल। डेफिनेशन क्या है? द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड ऑफ एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब जो लॉन्ग टर्म बिजनेस वगैरह होते हैं, फंड्स वगैरह होते हैं जिससे हमारा बिजनेस चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? तो फर्स्ट है इक्विटी कैपिटल, शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है कि जिसमें हम लोग हमारे जो बिजनेसेस होते हैं उसके इक्विटी शेयर्स अरेंज करना। मतलब बिजनेस में कैसा आता है, अभी इसको मैं थोड़ा, ये जो पॉइंट है इतना पार्ट, ये मैं एक साथ पढ़ाती हूँ, जैसे कि अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट आता है मेरा इक्विटी। इक्विटी क्या होता है कि मेरे को पैसों की ज़रूरत है, मेरा बिजनेस है, मेरे को पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, चलो बिजनेस का भी नहीं लेते, एक पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी एक पिज़्ज़ा है, तुम लोग 4 फ्रेंड्स हो, एक पिज़्ज़ा है, उसको 4 पार्ट में 4 स्लाइसेस है, तो तुम लोग 4 फ्रेंड्स हो, तो हर एक जन एक स्लाइस खाएगा, तो हर एक का शेयर कितना हुआ? 1 स्लाइस, राइट। वैसे ही कंपनी में जब भी कैपिटल या पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो टाइम पे कंपनी क्या करेगी कि मार्केट में जाएगी, मार्केट में मतलब इंट्रोड्यूस करेगी कि मेरे को 10 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँ, मेरे को जितना 10 लाख का कैपिटल चाहिए उसको मैं 1 लाख में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मतलब एक पार्ट 10 रुपीज़ का हो गया। ठीक है, 10 रुपीज़ का हो गया, तो आप जिसको चाहिए, जो इंटरेस्टेड है वो खरीदे। अभी आप क्या सोचो कि मेरे को वो कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है या पैसा डालना है तो कुछ तो मैं रिटर्न्स एक्सपेक्ट करूँगी, तो रिटर्न्स मेरे को कितना मिलेगा, किस हिसाब से? तो वो क्या होता है कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसमें से सर्टन पार्ट आपको मिलेगा एज अ डिविडेंड। जैसे लोन्स पे वगैरह इंटरेस्ट मिलता है ना, वैसे उसमें डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सेम गोज विद द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या होता है कि उनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड रहता है। मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आगे उस पर डिटेल में बहुत है, तो इसमें रहता है फिक्स डिविडेंड रहता है। प्रेफरेंस इक्विटी को क्या रहता है? फिक्स नहीं रहता है। कंपनी को प्रॉफिट हुआ, सबको पैसा मिला, उसके बाद जो बचेगा उसमें से मिलेगा। प्रेफरेंस को फिक्स, जैसे कि मोस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के नाम पढ़ोगे ना तब रहेगा 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 12.5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे नाम रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। नेक्स्ट है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या है कि मेरे पास जो कंपनी में प्रॉफिट हुआ, ठीक है, या तो प्रॉफिट हुआ तो वो पैसा मैं तो कहीं तो इन्वेस्ट कर दूंगी, या तो मेरे को शेयर होल्डर्स को वगैरह डिविडेंड देना है, इंटरेस्ट वगैरह। पर उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट मैं कर सकती हूँ कि मैं वही पैसा बिजनेस में वापस इंट्रोड्यूस करूँगी। मतलब मैं क्या करूँ, मेरे को प्रॉफिट में ना वही वापस बिजनेस में डाल दो, बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए हेल्प हो जाएगा। फिर आता है बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल में आता है डिबेंचर्स, टर्म लोन। डिबेंचर एंड टर्म लोन इज व्हाट, इट इज़ अ टाइप ऑफ लोन जो हम लोग कॉमन पब्लिक से लेते हैं। अभी लोन जो रहता है वो बैंक से लेते हैं, तो इट इज़ नोन एज बैंक लोन। डिबेंचर होता है कि जैसे शेयर्स होते हैं वैसे ही, बट शेयर्स एक बार कंपनी में आए, तो कंपनी में ही रहते हैं, वो बाहर नहीं जाते हैं, और वो फिक्स कंपनी का हक का पैसा हो जाता है। बट जो डिबेंचर्स होते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ लोन जो हम लोग कॉमन पब्लिक से लेते हैं एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उनको इंटरेस्ट पे ऑफ करते हैं, और जब टर्म खत्म हो जाता है उनको उनका पैसा रिटर्न तब तक दे देते हैं। टर्म लोन इज ऑल्सो बैंक से, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोग लोन्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे विद द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी इसके लिए हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, तो तुम लोगों ने एनालिसिस का चैप्टर जो है तुम्हारे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में, उसमें एक वर्टिकल बैलेंस शीट देखी होगी एनालिसिस के चैप्टर में। तो
तो उसमें आता है ना शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, फिर उसमें इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व्स वगैरह से लाइन में आता है। तो यही सारी चीज़ें को ऐड करके जो हमें आंसर आता है दैट इज इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व्स एंड डिबेंचर्स, ये सबको ऐड किया तो मेरा टोटल कैपिटल मिल जाएगा। सो टोटल कैपिटल इज व्हाट? कैपिटल स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कुछ और हेल्प चाहिए तो वो भी बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।